सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। तो मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब देखिए आज कार्यभार भी संभाल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर ने माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊँ। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या? जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। सर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आपकी मिनिस्ट्री, और बहुत एम्फेसिस रहा है पीएम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचे। कैसे प्रयास करेंगे आप उसके लिए? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे। पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा। आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं, मैंने भी आपका सहयोग मांगा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दफ्तर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि जो विश्वास उन पर दिखाया गया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि इस पर खरा उतरना एक बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि सौंपी गई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यभार संभालते हुए, जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर वहीं अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का आज कामकाज संभाला है, वहीं अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने आज कामकाज संभाला और साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्री भी वो होंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आज ये सिलसिला शुरू हो रहा है जब मंत्री जो कल जिन्होंने शपथ ली अब वो अपना कार्यभार संभालने के लिए आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुराग ठाकुर सुबह सुबह ही पहुंचे हैं और अश्विनी वैष्णव दोनों ने अपना कार्यभार संभाला। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। रेल मंत्रालय उन्हें दिया गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं, एक बड़ा काम उनके हाथ है और उसको पूरा करना है। जो भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है उसको पूरा करने की कोशिश होगी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री जब बने उसके बाद उन्होंने आज सुबह अपना कार्यभार संभाला है और थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला और अब वो नए रेल मंत्री होंगे।
तो ये सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है कार्यभार संभालने का कल देर रात तक, क्योंकि अमूमन एक लिस्ट जारी हो जाती है जिसमें ये पता चल जाता है कि जिन नेताओं ने कल शपथ लिया उनको कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा। लेकिन कल धीरे धीरे हमने देखा रात तक ये प्रक्रिया चली, जब धीरे धीरे नाम सामने आते रहे कि किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उसमें कई नए नाम भी जुड़े हैं मोदी कैबिनेट में। वहीं जहां स्मृति ईरानी के पास सिर्फ एक मंत्रालय बचा है, महिला एवं बाल विकास, वहीं पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री अब बनाया गया है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हमने देखा देर रात तक ये प्रोसेस चलता रहा, लिस्ट आती रही कि किसको कौन सा विभाग मिल रहा है। फिलहाल आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब जो मंत्री बने हैं नए, वो अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही नया मंत्रालय मिलता है दूसरे दिन, क्योंकि देर रात में तमाम जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी मिली है और यह सार्वजनिक हुई है कि किस मंत्री को क्या विभाग सौंपा गया है, तो अब क्योंकि दफ्तर का टाइम होता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में, जिसमें अनुराग ठाकुर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री के तौर पर हैं, अभी अब से थोड़ी देर के बाद में लगातार जी किशन रेड्डी जो टूरिज्म मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, वो भी कार्यभार संभालेंगे थोड़ी देर के बाद में अपने दफ्तर में जाके। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर करीब 10:30 बजे जो मुझे जानकारी मिली है कि निर्माण भवन पहुंचेंगे, वहां पर वो कार्यभार संभालेंगे। इस समय मैं अनुराग ठाकुर के घर पे हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही अनुराग ठाकुर को आप लोग सुन रहे थे। कुछ लोग जरूर यहां पर आए हैं, हालांकि ज्यादा यहां पर भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का ही लोग पहुंचे हैं, क्योंकि कल देर रात में जैसे ही जिम्मेदारी मिली थी अनुराग ठाकुर को और पता चला था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई थी इस घर पर देर रात में। उस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन सुबह ही वो कार्यभार संभालने के लिए दफ्तर पहुंच गए हैं। कार्यभार उन्होंने संभाल भी लिया है। 2 अहम मंत्रालय उनके पास में है, तो पहले मंत्रालय के कार्यभार उन्होंने संभाला है, दूसरे मंत्रालय का भी जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो मंत्रालय है बड़े बड़े मंत्रियों के पास में रहा है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, अभी प्रकाश जावड़ेकर के पास में था, इसके अलावा कई सीनियर मंत्रियों के पास में रहा था। ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उनके कंधों पर सौंपी है। क्या चैलेंजेस हैं इस मंत्रालय से जुड़ी हुई, किस तरीके का रोड मैप होगा, वो तमाम चीज़ें अधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद ही आगे की चीज़ें बता पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो तमाम चीज़ें उसमें होंगी। तो फिलहाल कई मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था कल, शपथ लिया था, उसके बाद आज ज्यादातर जो मंत्री वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ऐसी जानकारी है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो पहले से मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उनका प्रमोशन किया गया। 43 मंत्रियों की शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को नए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जबकि मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय की कमान सौंपी गई। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। यह मंत्रालय पहले संतोष गंगवार के पास था। वहीं पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिली। उन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग मिलने के बाद सोनोवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के साथ आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में मैं अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करूंगा।
यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वो सर्बानंद सोनोवाल के घर के बाहर उस वक्त मौजूद है। यतेंद्र, यानी देखिए, एक बाहर जो कहा जा रहा था, ये नाम तो सबसे ज्यादा चर्चा में था कि सर्बानंद सोनोवाल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्होंने इसके लिए आभार भी जताया। देखिए, बिल्कुल जब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगनी शुरू हुई तब से ही माना जा रहा था कि जब भी विस्तार होगा सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको इस विस्तार में जगह दी जाएगी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि साफ था कि असम में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके चुनाव हुआ और असम में एक बार फिर से बड़ी जीत मुख्यमंत्री के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए बीजेपी की हुई थी। और ऐसे में लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा को बनना पड़ा। लेकिन तभी केंद्रीय नेतृत्व ने उनको साफ कर दिया था कि जब भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनको उचित जगह दी जाएगी, उनका सम्मान रखा जाएगा। और यही कारण था कि जब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चली तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम प्रमुखता से सभी जगह जो भी पार्टी के फोरम है या सरकार के फोरम पर उनका नाम रखा गया और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। अभी मैं उनके घर के बाहर हूँ क्योंकि अब से कुछ देर में ही वो यहाँ से निकलेंगे, अपने मंत्रालय चार्ज लेने जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका नाम है और जो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है उनका और उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से की गई है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, कुल मिलाकर अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन नई जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए अब जिस तरीके से, एक बात तो देखिए साफ है कि परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपको जगह मिलेगी और इसी के हिसाब से कुछ पदोन्नति भी हुई है तो कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा है। बड़े बड़े झटके इसमें महसूस हुए हैं। मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 मंत्रियों को जगह मिली। देश के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अल्पसंख्यक मंत्रालय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान युवाओं को खास तरजीह दी गई। कुल मंत्रियों में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरी तरफ अनुभव का भी खास ध्यान रखा गया। नई कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 18 ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यों में मंत्रालय संभालने का अनुभव रहा है। हालांकि जिन्हें मंत्री बनाया गया उनसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की रही जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई। कैबिनेट से बाहर होने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल रहे, जिनमें सबसे बड़ा नाम रहा रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद अब तक कानून मंत्रालय और संचार मंत्रालय अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इसी तरह दूसरा बड़ा नाम प्रकाश जावड़ेकर का है, जो पर्यावरण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अलावा भारी उद्योग मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे। बतौर शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति बनाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद इस बात की अपील की थी कि वो अब आगे नहीं रहना चाहते हैं इस पद पर। वहीं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय संभालने वाले थावरचंद गहलोत से भी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफा ले लिया गया था। उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है कर्नाटक के। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 3 बड़े मंत्रालय संभालने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे संतोष गंगवार का भी इस्तीफा ले लिया गया। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहे बाबुल सुप्रियो को भी नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। 2 अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे रतनलाल कटारिया से भी इस्तीफा ले लिया गया। जिन मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनमें प्रताप चंद्र सारंगी, देवाश्री चौधरी और धोत्रे संजय का नाम भी शामिल है। रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार के इस्तीफे के बाद अब राजनाथ सिंह अकेले ऐसे मंत्री बचे हैं जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी काम कर चुके हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है। यानी रवि, देखिए, जहां इस बात पर चर्चा थी कि कौन कौन से चेहरे नए होंगे, किनको किनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शॉकिंग कुछ रहा तो वो चेहरे जो रिप्रेजेंट करते रहे काफी हद तक। प्रकाश जावड़ेकर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी वो सामने आते थे, रविशंकर प्रसाद सामने आते थे, वो चेहरे हट गए। शॉकिंग तो ये रहा।
शॉकिंग ज़रूर रहा क्योंकि ये ऐसे दो नाम थे जिनको लेकर कहीं पे भी चर्चा नहीं थी कि मंत्रालय इनका छीनने वाला है या मंत्री से इनकी कुर्सी जाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रकाश जावड़ेकर या फिर रविशंकर प्रसाद का आपने जिक्र किया, क्योंकि जब एनडीए सरकार में नहीं थी, जब 2014 में सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, उससे पहले भी पार्टी की पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मीडिया के सामने ये दो नाम आते थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद या फिर प्रकाश जावड़ेकर मीडिया में अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हुए दिखाई देते थे। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी प्रकाश जावड़ेकर के पास में, तो इसलिए सरकार का पक्ष अक्सर रखने के लिए आते थे। लेकिन क्या वजह रही, प्रधानमंत्री के मन में क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या देखा गया, ये खुद प्रधानमंत्री ही जानते हैं। इसका आकलन लगाना बेहद मुश्किल है कि क्या कारण रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले भी जो कार्यकाल रहा है उसमें 2-3 बार कैबिनेट का रिशफल हुआ, उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। इस बार जो बदलाव हुआ वो काफ़ी मेजर बदलाव कहा जा सकता है, और यही वजह है कि जो पुराने चेहरे हैं उनमें से बहुत सारे चेहरे अब बदल चुके हैं, नए चेहरे आ चुके हैं, और मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा विस्तार है। बिल्कुल। और रहिए जरा रवि आप साथ, देखिए पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इसके अलावा शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी ने मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया। कल देर रात तक ये सिलसिला चला जब ये बंटवारा हुआ। मोदी सरकार में बीएल वर्मा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जो है वो मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में आ गए हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछूं तो आपके सामने चुनौतियां क्या है इस समय, जब आप देख रहे हैं कोरोना है और भी कई समस्याएं इकोनॉमी देश के सामने है, तो कैसे उन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और देश ही नहीं दुनिया उनका लोहा मानती है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, चाहे वो कोविड हो या अन्य चुनौतियाँ हो, उनको जीतने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसमें और इस प्रकार के सिलेक्टेड चेहरे उन्होंने रखे हैं, मुझे लगता है कि उस सरकार को चलाने में और अच्छा साबित मदद करेंगे। तो थोड़ा सा बताइए कि आपने कहा कि आपको खुद भी मालूम नहीं था, कैसे पता चला, कब पता चला, किसका फोन आया आपको, कैसा ऐसा आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? हमसे सीनियर नेता बहुत है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि मेरा नाम आएगा। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम के लिए, और माननीय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो उसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन्होंने। उत्तराखंड से आने वाले अजय भट्ट ने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मोदी जी को धन्यवाद, उनका आभार। और किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि जो ये रिशफल हुआ है इसमें पूरे देश को लिहाज में रखकर जिस तरह से अलग अलग राज्यों से मंत्री बनाए गए हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं रहेगा। आपको लगता है कि अभी आने वाले चुनाव भी हैं, आगे सारे समीकरण को बिठाकर ये मंत्रिमंडल का चयन किया गया है? मैंने कहा ना कि मोदी जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं, इसलिए जो भी उन्होंने किया है जनहित में किया है, देश के हित में किया है। किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आप आपके सामने इस समय? नहीं, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है ही नहीं। यहाँ तो देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता ही चुनौतियों को हमेशा फेस करते रहता है, और आपने देखा है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पशुपति कुमार पारस जब दिल्ली में अपने घर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की भीड़ ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। मिठाइयां बांटी गईं, लोग उनके घर के बाहर थिरकते हुए दिखाई दिए।
उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ पर उन्होंने इतना विश्वास किया है और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। मैं ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैं विभाग की सेवा करूँ। कल शाम मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार के बाद आज ही पीएम मोदी फिर से अपने आधिकारिक कार्यों में जुट गए हैं। पीएम मोदी आज केंद्र की आर्थिक मदद से चलने वाले संस्थानों के लोगों से बात करेंगे। इसमें आईआईटी और आईआईएससी के डायरेक्टर्स जो हैं उनके साथ नई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कोरोना काल में इन संस्थानों ने चुनौतियों के बीच कई काम किए, साथ ही विश्व रैंकिंग भी सुधारी। ये बातचीत पीएम मोदी शैक्षिक संस्थानों में और सुधार की अपनी निजी पहल के तहत करेंगे। तो 11 बजे ये बात होनी है और शिक्षा संस्थानों से ये बात होगी, जिस तरीके से एक नई दिशा अब तय होगी और उसी दिशा के तहत ये महत्वपूर्ण बैठक भी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल जो ये फेरबदल कल जो हुआ उसके बाद से लगातार देखिए, जहां शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, लेकिन उससे पहले ही देखिए आईआईटी के निदेशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। नए शिक्षा मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी विक्रांत, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। कल जिस तरीके के झटके महसूस किए उन लोगों ने भी जिनको इस्तीफा देना पड़ा, और उन लोगों को जिनको पता भी नहीं था कि उनको कॉल आएगा, उनको कॉल पहुंचता है और वो बाकायदा मंत्री बनते हैं। कई बड़े फेरबदल हुए और उसके बाद आज प्रधानमंत्री देखिए बातचीत करने वाले हैं आईटी निदेशकों से। देखिए, बिल्कुल कल बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ और इस तरीके का हुआ कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी, किसी को आशंका नहीं थी कि सरकार अपने बड़े बड़े मंत्रियों को हटा देगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, कानून मंत्रालय, इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इन सबको बड़े मंत्री थे भारत सरकार के, इन सबको बदल दिया गया। और उसके तुरंत बाद आज फिर से प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम लगातार उनका बना हुआ है। आज वो आईआईटी के निदेशकों से बात करेंगे। इसके बाद शाम को एक बड़ी कैबिनेट की बैठक होगी, जो कल ये बैठक होनी थी। हालांकि कैबिनेट विस्तार के कारण कल ये बैठक नहीं हुई थी, तो अब नए जो कैबिनेट के साथी हैं उनके साथ इस बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद शाम को 7 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक है, जिसमें सारे मंत्री शामिल होंगे, यानी जितने भी राज्य मंत्री हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक मौका वो भी होगा, सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी एक मौका होगा सरकार का अपनी दिशा को बताने का। और प्रधानमंत्री यही उस बैठक में बताने की कोशिश करेंगे कि किस दिशा में अब सरकार को आगे बढ़ना है। शुक्रिया। उधर तेल के आसमान छूती कीमतों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। देश के 11 राज्यों में पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे हो गई, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे हो गई। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे हुई है। 1 लीटर डीजल के दाम 97 रुपए 18 पैसे हुई है। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में भी पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 21 पैसे पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए के पार पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, जरा सुनिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर काम में पेट्रोल का काम पड़ता है और आप खुद ही देख रहे हैं 97 लखनऊ में पहुंच चुका है और मुंबई में सेंचुरी पार हो चुकी है। जिस तरह का ये है तो मतलब सरकार को जल्दी कुछ ना कुछ टैक्स में करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। 7-8 बार जो है पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, तो इसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। जो वृद्धि हो रही है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। आप देखेंगे दुनिया में महंगाई भी के साथ साथ जैसे लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। अगर आप सैलरी बढ़ा रहे हैं तो अब महंगाई बढ़ना जायज़ है। तो मुझे नहीं लगता जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ती है तो आपका खर्चा भी बढ़ता है।
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हैं और मनोज भी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दिवाकर, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि दाम जो है पेट्रोल और डीजल के वो हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता, देखिए, मुंबई करों के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कोरोना काल में जो है लोगों के दफ्तर बंद थे। तो इसके अलावा अब मौजूदा समय में लोकल ट्रेनों में जो मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है उसमें अब तक एंट्री आम लोगों को नहीं मिली है, जिसके चलते जो लोग हैं वो बाइक के जरिए या फिर कार के जरिए अपने दफ्तरों को जा रहे हैं। सर, एक बात बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, 106 रुपए के पार हो गया है पेट्रोल, कितना ज्यादा असर अब पड़ रहा है? पहले कितने का भराते थे, अब कैसे भरा रहे हैं? ऑलमोस्ट बहुत, मतलब डबल ही लगता है अभी प्राइस। और मतलब 160 106, मतलब पहले 70 में मिलता था, 80 में मिलता था। अभी 2 लीटर के लिए 200 के ऊपर पे करना पड़ता है। वहाँ पे 220 230 में 3 लीटर पे ये करते थे, तो ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली हो गया अभी पेट्रोल। तो कॉस्टली यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे। सर, ये बताइए कि जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? आप पेट्रोल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपको तो, मेरे को तो 1000-1500 लगता है पेट्रोल के लिए, क्योंकि मेरे पास काम ही ऐसा करता है, तो पेट्रोल के लिए दाम इतना बढ़ गया है कि सब के भारी बढ़ गए हैं। सरकार कुछ कर रहा है नहीं, क्या नहीं, कुछ कहा ही नहीं है। सरकार से खुद का जेब भर रहा है, और क्या करेगा। कितना असर पड़ा है? क्या पहले कितने का भरवाते थे, आप कितने का? 500 का होता था, अभी 1000-1500 का पेट्रोल चल रहा है। इतना थोड़ी दाम बढ़ता है कभी, ये सब के बाहर ही जा रहे हैं ना ये ले। तो काफी ज्यादा असर, जैसा कि मुंबई कर जो है वो बोल रहे हैं कि पहले वो पेट्रोल 500 का भरवाते थे, लेकिन जिस तरह से दाम पिछले 2 महीनों में अर्पिता बढ़े हैं, 2 महीनों की अगर बात करें तो करीब 16 से 17 रुपए जो है पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, और इसके अलावा 12 से 13 रुपए डीजल के दामों में। तो इस तरह की जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। और लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, इसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी है। अगर लोकल ट्रेनें चलेंगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं जो गाड़ियां सड़कों पर है वो कम होंगी। लेकिन लोकल ट्रेन न चलने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे केवल केंद्र सरकार की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं, बल्कि राज्य सरकार को वैट भी बड़ी वजह है। राज्य सरकारों का ये वैट पेट्रोल के बेस प्राइस पर नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस कीमत पर जोड़ा जाता है जिस कीमत पर पेट्रोल पंप वालों को 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी बेस प्राइस में तेल को ले जाने का खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, सब कुछ जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उसका हिस्सा वैट के रूप में लिया जाता है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी मौजूद है। मनोज, हर गुजरते दिन के साथ ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां दोनों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र की भी और राज्य की भी, कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सके। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया और लोग कितने त्रस्त हैं? सरकार की तरफ से तो कभी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहती थी कि कमलनाथ के समय कहा जाता था कि केंद्र सरकार की ड्यूटी ज़्यादा है, लेकिन उस समय भी वैट बढ़ा। उसके बाद अभी भी मध्य प्रदेश में जो वैट लगता है पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। आज की तारीख में जो रेट है 108 रुपये 88 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको देने पड़ रहे हैं, जिसमें 36 पैसे का दाम बीते 24 घंटे में बढ़ा है। इसी तरह डीजल पर 98 रुपये 40 पैसे 10 पैसे डीजल बढ़ा है। बड़ा मतलब लोगों के लिए अगर ये पैसे में बढ़ता है तो हालांकि एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन बीते जो जनवरी से अगर हम देखें तो जनवरी में अभी तक का जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल और डीजल पर लगभग 16 रुपये बढ़ चुके हैं। आपने डलवाया पेट्रोल? हाँ, डलवाया। बहुत महंगा है इस समय, 108 रुपये हो गया है। अब क्या कमाएं, क्या खाएं, बताइए आप, क्या करें मैं, है ना। रोज़ हाँ ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, बाल बच्चों को पालना ही पड़ेगा हमें, और जो भी है अब जो अभी आपसे अच्छे दिन बढ़िया आ रहे हैं मोदी जी का। आप ये बताइए, आप जो डीजल पेट्रोल होता है तो राज्य सरकार भी तो वैट बहुत ज़्यादा लेती है, मध्य प्रदेश लेती है? जी लेती है ना, बिल्कुल ले रही है, लपक के ले रही हो तो असल उनका फायदा हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी पीस रहे हैं, मरे जा रहे हैं हम। 108 रुपये पेट्रोल से चला रहे हैं, 40 रुपये देती गाड़ियाँ, हो गया, जूझ रहे हैं। क्या करते हैं फिर? पेट्रोल थोड़ा कम में ही काम चलता है क्या? कहाँ चलता, काम तो वही करना है, उतने चलना है, नौकरी तो उतनी करनी है, लेकिन उसमें वो रहिए जरा आप साथ। देखिए, दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 1 रुपये बढ़ाया गया, जिसके बाद 1 किलो सीएनजी की कीमत 43 रुपये 40 पैसे से बढ़कर 44 रुपये 30 पैसे हो गई है। वहीं इस बढ़ोतरी के बाद नोएडा में 1 किलो सीएनजी की कीमत 49 रुपये 8 पैसे से बढ़कर 49 रुपये 98 पैसे पहुंच गई है।
5 किलो CNG आती है तो 5 रुपए। दीपक हमारे साथ मौजूद है। यानी दीपक देखिए, एक तरफ पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम थे, लोग उससे तो जूझ ही रहे थे, अब CNG PNG इनके दाम भी बढ़ गए। जी अर्पिता, लगातार परेशानी बढ़ रही है लोगों की। लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि पेट्रोल की कीमत जो 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, उसके बाद शायद अब ये ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में अगर आज की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो डीजल में 9 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 100 रुपए से ज्यादा हो गया पेट्रोल? हाँ जी, हो तो गया, हो गया। क्या हुआ, परेशानी बढ़ गई? अब बहुत परेशानी है, लेकिन झेलनी पड़ेगी अभी। कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों का लगातार ये कहना है कि अब 100 से ज्यादा कितना, क्योंकि 100 तक भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, 100 से ज्यादा बढ़ गया। सर, पेट्रोल भरवाने आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सर, बहुत बुरी हालत है। मैं बिल्कुल, तो देखिए लोग जो है वो परेशान, और ये जगह देश के हर राज्यों में दिख रही है।